चलो स्टार्ट करें। हेडिंग डाल दो, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। बेटा 10 to 15 मार्क्स का वेटेज है इसका, और बहुत सिंपल है। पीजीबीपी बहुत सिंपल है। पीजीबीपी बड़ा है, बट पढ़ाने में और पढ़ने में ना कैपिटल गेन ज्यादा टाइम लेते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो ज्यादा टेक्निकल है। ये बहुत सिंपल है, सीधा सीधा चलता है। जैसे तुम लोगों ने बिजनेस की इनकम कैलकुलेट की होगी ना, है ना? कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन? इसका वेटेज है 10-15 मार्क्स। ठीक है, तुम लोगों ने पीएनएल बनाया होगा। यहाँ पर अपन इनकम लेते हैं, है ना, सेल्स और जो भी अपन का रेवेन्यू है, ठीक है, और अदर इनकम्स, है ना, वो लेते हैं। और यहाँ पे अपन सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। सारे एक्सपेंसेस अपन माइनस करते हैं तो क्या आता है? यही तो करना है। बट पूरे चैप्टर में सिर्फ ये बातें की है ज्यादातर कि कौन से खर्चा कितना अलाउ होगा। ये जो खर्चे अपन लेंगे ना, इसको इनकम टैक्स के हिसाब से अमाउंट कितना लेना है, क्योंकि हम तो चाहेंगे कि नेट प्रॉफिट कम ही है ना, तो हमको टैक्स कम ही पे करना पड़े। तो इनकम टैक्स ने बोला नहीं नहीं, तुम जो खर्चे माइनस कर रहे हो ना वो हम मानेंगे नहीं। हम हर चीज का तुमको बताएंगे कि क्या क्या तुमको लेना है।
ठीक है, तुमको हर खर्चे को कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन सबसे बड़ा सेक्शन है, ठीक है, 2-3 क्लास लग जाती है डेप्रिसिएशन पढ़ने में। डेप्रिसिएशन पूरा कैलकुलेशन का मेथड दिया हुआ है, उसके रेट्स तक मेंशन है, उसी के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर बाकी के खर्चों में भी वो सारी बातें बोलता है ना, रेंट के लिए क्या ले सकते हो, ठीक है, अदर सारे जितने भी खर्चे हैं ना मेन वो सब अपन एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पूरा चैप्टर इसी में खत्म हो जाएगा, ठीक है, कि इनकम में से क्या क्या खर्चे माइनस करने, वो सारे खर्चे माइनस कर दो तो क्या आ जाता है, आपका पीजीपीपी आ जाता है। समझ में आया, ठीक है, तो पूरा चैप्टर यही है, ठीक है। चलो सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन से चालू करते हैं अपन। सेक्शन 28 से स्टार्ट होता है पीजीपीपी, ठीक है। सेक्शन 28 डालो, चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन। अब पीजीपीपी हेड के अंदर क्या क्या टैक्सेबल होगा वो पूरी लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, तो वो लिस्ट अपन एक एक करके लिखते भी जाते हैं, समझते भी जाते हैं, ठीक है। चलो लिखो, फॉलोइंग इनकम्स आर टैक्सेबल, फॉलोइंग इनकम्स आर टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, अंडर द हेड पीजीबीपी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, फर्स्ट पॉइंट तो सिंपल है कि बिजनेस और प्रोफेशन से जो भी प्रॉफिट और गेन्स कमाओगे वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा पीजीबीपी के अंदर, ठीक है। तो लिखो फर्स्ट पॉइंट, एनी प्रॉफिट और गेन, एनी प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन carried on by assessee, carried on by assessee at any time during the previous year। तुमने थोड़े दिन के लिए भी बिजनेस किया है ना, उससे जो भी प्रॉफिट गेन हुआ है वो क्या होगा, पीजीबीपी हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। और लॉस भी अगर आएगा ना तो वो लॉस भी अपन निकालेंगे, लॉस का सेट ऑफ करने मिल जाएगा दूसरे इनकम्स के साथ, है ना। कैरिड ऑन बाय assessee at any time during the year, during the previous year, प्रीवियस ईयर को शॉर्ट में लिखा करो पीवाई, है ना। चलो सेकंड पॉइंट लिखो, क्या हुआ, गर्मी लग रही है, चालू है चालू। सेकंड पॉइंट लिखो, ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक और कैश कंपनसेटरी, कैश कंपनसेटरी सपोर्ट, कैश कंपनसेटरी सपोर्ट, ब्रैकेट में सब्सिडी लिख लो, कैश कंपनसेटरी सपोर्ट, ब्रैकेट में सब्सिडी लिख लो, रिसीव्ड अगेंस्ट एक्सपोर्ट, रिसीव्ड अगेंस्ट एक्सपोर्ट। अभी तुम लोग सीए फाइनल में कस्टम्स पढ़ोगे, अभी तुम लोगों को कस्टम लॉ है नहीं, सीए फाइनल में आएगा, उसमें आता है ड्यूटी ड्रॉबैक का प्रोविजन, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे आपने कोई चीज एक्सपोर्ट करने के लिए बनाई तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती, पर जब तुम फैक्ट्री से उसको निकाल रहे हो तब तो गवर्नमेंट को पता नहीं है ना कि तुम एक्सपोर्ट करने जा रहे हो, तो गवर्नमेंट बोलती है पहले टैक्स दे दो, है ना, क्योंकि हमको विश्वास नहीं है ना कि तुम एक्सपोर्ट ही कर दोगे, तो टैक्स ले लेती है गवर्नमेंट। पर जब तुम एक्सपोर्ट कर देते हो और गवर्नमेंट को इस बात का सबूत दे देते हो कि तुमने एक्सपोर्ट कर दिया है, तो वो जो टैक्स दिया है वो वापस मिल जाता है, उसी को बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक, ठीक है। तो ड्यूटी ड्रॉबैक या कोई भी सब्सिडी जो गवर्नमेंट बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है तुमको एक्सपोर्ट करने के लिए, वो भी पीजीबीपी हेड के अंदर क्या हो जाएगा, टैक्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ही रिलेटेड है, ठीक है। लिखो सेल ऑफ, सेल ऑफ इंपोर्ट
एंटाइटलमेंट लाइसेंस, इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, ठीक है। एक लाइसेंस होता है कि आप इंपोर्ट कर सकते हो कुछ स्पेसिफिक चीजें, ठीक है। उस लाइसेंस को जब तुम बेच देते हो तो जो पैसे तुम्हारे पास आएंगे वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल, ठीक है। यहां तक क्लियर है तीनों पॉइंट्स। चलो फोर्थ पॉइंट डालो। फोर्थ पॉइंट है बेटा पार्टनरशिप के पार्टनर्स के बारे में। मुझे बताओ पार्टनर्स कौन होते हैं? ओनर्स होते हैं, ठीक है, मतलब बिजनेसमैन। अब फर्म जो प्रॉफिट कमाती है उससे जो हिस्सा देती है पार्टनर्स को, ठीक है, वो तो वैसे भी फर्म का प्रॉफिट है तो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होता है, ठीक है, फर्म के हाथ में, क्योंकि फर्म भी एक पर्सन है। जो पार्टनर्स को सैलरी इंटरेस्ट मिलता है फर्म से, ठीक है, वो कौन से हेड में टैक्सेबल होना चाहिए? क्या सैलरी हेड में जाना चाहिए? क्या पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है ना, तो ओनर है, ठीक है। तो जो सैलरी इंटरेस्ट पार्टनर्स को मिलता है पार्टनरशिप फर्म से, वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, तो वो किस हेड में टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, क्योंकि वो बिजनेस से ही कमाई हुई इनकम है। आपका ही बिजनेस है, आप प्रॉफिट के नाम पे ना लेकर, प्रॉफिट शेयर के नाम पे ना लेकर सैलरी के नाम पर ले रहे हो, ठीक है। तो चलो लिखो सैलरी ऑब्लिक कमीशन, सैलरी ऑब्लिक कमीशन ऑब्लिक रेम्यूनरेशन ऑब्लिक इंटरेस्ट received by partners from partnership firm, from partnership firm or LLP, from partnership firm or LLP, ठीक है। एक सेकेंड ना, मुझे चार्जर की नीड है, मुझे बता। हो गया? ये 4 पॉइंट समझ में आ गए? चलो इसके बाद ना एक पॉइंट अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। उसमें एम्प्लॉयर को अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिलता है तो मैंने लिखवाया भी था पीजीबीपी में टैक्सेबल है। लिखो फिफ्थ पॉइंट लिखो, एनी अमाउंट received under Keyman insurance policy, any amount received under Keyman insurance policy, हाँ तो यहाँ तो अपन बिजनेस की बात कर रहे हैं ना। किया, चलो सिक्स पॉइंट लिखो। सिक्स पॉइंट भी अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक जगह, देखते हैं याद आता है कि नहीं, आ जाएगा वैसे याद। लिखो एनी गिफ्ट
ऑब्लिक परक्विजिट, ऑब्लिक बेनिफिट, एनी गिफ्ट, परक्विजिट और बेनिफिट received due to business or profession. याद आ गया? अब समझना, एक होती है नॉन कंपीट फीस। तुम लोग को पता है ये क्या होती है? क्या होती है? हाँ, या खुद से कोई काम मत चालू कर लेना, ठीक है? मान लो कि एम्प्लॉयर है, उसका एम्प्लॉय है, वो जॉब छोड़ रहा है और उसका प्लान है कि वो खुद से ये वाला बिजनेस चालू कर ले। तो एम्प्लॉयर उसको पैसे दे रहा है, ठीक है, कि तुम ये वाला बिजनेस मत करो, ठीक है, कि मेरे कॉम्पिटिटर मत बनो, ठीक है? तो इसके वजह से नॉन कम्पीट फीस जो मुझे मिली वो भी पीजीबीपी इनकम ही है बेटा, ठीक है? तो लिखो, पहले ये लिखो नॉन कम्पीट फीस, उसके अंदर फिर लिखते हैं अपन नॉन कम्पीट फीस, ब्रैकेट में लिख लो, फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस, फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस और प्रोफेशन or not sharing any know-how or carrying out business or profession or not sharing any know-how, comma patent, comma copyright, comma trademark, etc. ठीक है? नॉन कम्पीट फीस दी गई है कि तुम हमारा बिजनेस कैरी, ये सेम बिजनेस कैरी मत करना, ये सेम प्रोफेशन कैरी मत करो, ठीक है? या फिर ये नो हाउ शेयर मत करना। कभी कभी दो कंपनी साथ में मिलके कोई काम कर रही हैं, एक कंपनी ने अपना नो हाउ दूसरी कंपनी के साथ शेयर किया, कुछ टाइम चला, हीरो होंडा का चला था, हीरो होंडा का चला ना, तो अब उसके पहले हीरो क्या बनाती थी? साइकिल्स बनाती थी सिर्फ, है ना? होंडा के साथ जुड़ने के बाद वो बाइक्स बनाने लग गई, ठीक है? अब हीरो होंडा जब अलग हुए, तब ऐसा हो सकता है ना कि होंडा ने उसको पैसे दिए हो कि तुम हमारा बाइक वाला सेगमेंट में मत आना, वैसे तो है, तुम नहीं हुआ होगा, बट तुम हमारा बाइक बनाने का जो नो हाउ है वो किसी और के साथ शेयर मत करना। समझ में आया? तो जो भी पैसे हीरो को मिले होंगे वो किसके कौन से हेड में टैक्सेबल हुए होंगे? पीजीबीपी। समझ में आया? ठीक है, 8th पॉइंट देखो, नॉन कंप्लीट फीस हो गई, है ना? 7 पॉइंट था ना ये, 8 6। चलो, ये वाला पॉइंट भी तुम लोगों को पता है, एफएमबी ऑफ स्टॉक, एफएमबी ऑफ स्टॉक इन ट्रेड नहीं, स्लम सेल में इसमें कैपिटल गेन लगता था, ठीक है? स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट, हाँ, यहाँ पे उल्टा कर दिया। अगर स्टॉक इन कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में जब कन्वर्ट करते थे तो कैपिटल गेन लगता था ना, और अगर स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दोगे तो पीजीबीपी लगेगा। हाँ, उल्टा बोल दिया क्या मैंने? ठीक है, चलो 9th पॉइंट लिखो, आखिरी पॉइंट, एनी कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन टर्मिनेशन, any compensation received on termination or modification of business contract,
है ना, जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट, तो मुझे उसका कंपनसेशन मिला, सामने वाले ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, मुझे कंपनसेशन मिला, तो वो कंपनसेशन क्या है, पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। या उसने मॉडिफाई किया कॉन्ट्रैक्ट, मैं नहीं चाहती हूँ कि मॉडिफाई हो, तो मैंने कंपनसेशन मांगा कि ठीक है मॉडिफाई कर रहे हो तो कंपनसेशन दो, तो भैया कंपनसेशन मिल रहा है तो क्या होगा, पीजीबीपी में टैक्सेबल। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन या मॉडिफिकेशन होगा, कंपनसेशन मिलेगा तो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। अब देखो यहाँ तक अपन ने क्या क्या बातें करी, पूरे सेक्शन में क्या बात की हुई है, कौन कौन सी इनकम्स, अपन ने ना पीएनएल की इनकम साइड डिस्कस कर ली है, ठीक है, कि इनकम कौन कौन सी टैक्सेबल हो जाएगी। अब अपन खर्चों की बातें करना चालू करेंगे आगे से, ठीक है। सेक्शन 29 डालो हेडिंग, सेक्शन 29 डालो, अभी 28 पढ़ा है, अभी अपन को लाइन से पढ़ना है, 28 फिर 29 30 फिर पूरा लाइन से पढ़ते जाएंगे, ठीक है। सेक्शन 29 डाला, हेडिंग में लिखो हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी, हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी। ये वाला सेक्शन कुछ नहीं बताता, ये वाला सेक्शन बोलता है सेक्शन 30 से लेकर 43D तक फॉलो कर लेना, पीजीबीपी आ जाएगा। हाँ सच में, लिखो इसके अंदर पीजीबीपी कंप्यूटेड एज पर सेक्शन 30, पीजीबीपी computed as per section 30 to 43D, 43D तक जाना है अपन को, 43D, ठीक है। 43D के बाद ना कुछ कुछ सेक्शंस और हैं पीजीबीपी हेड में, पर वो बुक्स मेंटेन करने के बारे में बात करते हैं, वो खर्चों वाला खत्म हो जाता है, समझ में आया? चलो तो अपन चालू करते हैं सेक्शन 30, यहां से खर्चों की बातें करेंगे अपन, ठीक है। चलो सेक्शन 30 डालो, सबसे पहला खर्चा अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा, रेंट, रेट्स, टैक्सेस और इंश्योरेंस। अच्छा नहीं, इंश्योरेंस के अलावा भी इंश्योरेंस एंड रिपेयर ऑफ बिल्डिंग। कितनी चीजें हैं, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग। आप बिल्डिंग का रेंट पे कर रहे हो, उसके टैक्सेस पे करो, बिल्डिंग के टैक्सेस, ठीक है। रेट्स और टैक्सेस एक ही चीज होते हैं वैसे लगभग, ठीक है। इंश्योरेंस पे कर रहे हो बिल्डिंग का, और आप रिपेयर करवा रहे हो। अब रिपेयर भी दो टाइप की होती है, अगर तुम लोग को पता हो, अकाउंट्स में पढ़ा है ना, रिपेयर बड़ा, हाँ इतनी बड़ी है कि वो क्या करे, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा दे, हाँ। और अगर छोटी मोटी रिपेयर है तो वही अपन बात करते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अपन ऐसे लिखते हैं, देखो यहाँ पर दो तरीके से डीलिंग होगी। अगर आप ओनर हो तो क्या अलाउ होगा आपको ये एक्सपेंस, और अगर आप टेनेंट हो तो क्या अलाउ होगा, ठीक है। तो ओनर और टेनेंट दो कैटेगरीज बना लो, उसमें अपन रेंट का लिख लेते हैं, रेट्स एंड टैक्सेस एक ही है, मैंने बता दिया तुम लोगों को। इंश्योरेंस का लिख लेते हैं, और रिपेयर में मैं दो रिपेयर्स बना रही हूँ, ठीक है। एक करंट रिपेयर और एक को बोलेंगे कैपिटल रिपेयर। जो वर्ड टैक्स में यूज हुआ है वो करंट रिपेयर और कैपिटल रिपेयर है। करंट रिपेयर के ऊपर रेवेन्यू रिपेयर लिख दो, रेवेन्यू नेचर का और कैपिटल नेचर का अकाउंट्स में पड़ा हुआ है ना, वही है ना, जिसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा वो कैपिटल रिपेयर, जिसका अभी ऐसे हर साल रिपेयर करवाते हैं, थोड़ी मरम्मत करवाते हैं, पेंट करवाते हैं, वो करंट रिपेयर हो गए, है ना। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रेंट की बात करते हैं बेटा। अगर आप बिल्डिंग के ओनर ही हो
आपको रेंट अलाउ होना चाहिए क्या? खुद को ही रेंट देकर दिखाओगे खर्चा, खर्चा बढ़ा दोगे फालतू में? नहीं ना, आपकी बिल्डिंग है तो काहे का रेंट? वो हाँ, वो उसका नेट इफेक्ट ऑटोमेटिकली पड़ता है, उसका कुछ करना थोड़ी पड़ता है। तो इसमें अपन लिखेंगे नॉट अलाउड। अगर आप ओनर हो तो रेंट विल बी नॉट अलाउड, बट अगर आप टेनेंट हो तो इट विल बी अलाउड। अगर आप टेनेंट हो तो आप रेंट पे कर रहे हो तो अलाउड है। ठीक है, समझ गए हो रेंट का? श्रुति कुछ भी समझ में नहीं आया तो अनम्यूट करके पूछना बेटा। रेट्स एंड टैक्सेस अलाउड है ओनर को भी, क्योंकि ओनर भी हो तो भी आप टैक्सेस पे कर रहे हो। अगर आप टेनेंट होकर टैक्सेस पे कर रहे हो, कभी कभी ऐसा बोलता है ना ओनर कि तुम रह रहे हो बिल्डिंग में तो तुम ही टैक्स पे करो। ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्स हो गया, बिल्डिंग का जो भी टैक्स लगता है, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, तो हम पे कर रहे हैं तो हमें अलाउड है। हम पे नहीं कर रहे होते तो अलाउड नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम पे कर रहे हैं तो दोनों को ही अलाउड है। ये दोनों, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा लिखा ही नहीं है कुछ, बस अलाउड है। ठीक है, इंश्योरेंस जो करवाएगा वो अलग, उसको अलग। अगर ओनर हो, इंश्योरेंस करवा रहे हो तो अलाउड है। टेनेंट है, इंश्योरेंस करवा रहे हो, अलाउड है। ठीक है, तो इंश्योरेंस तो टेनेंट भी सोचेगा ना यार सेफ रहे, उसका भी बिजनेस डिपेंड करता है बिल्डिंग के ऊपर। करंट रिपेयर सोच के देखो, अलाउ होना चाहिए। करंट रिपेयर रेवेन्यू रिपेयर है, रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, अलाउ होना चाहिए, अलाउ। ये अलाउड है। कैपिटल रिपेयर अलाउ होना चाहिए क्या? कैपिटल रिपेयर का होना क्या चाहिए फिर? कैपिटलाइज करने का मतलब क्या होता है? असेट की कॉस्ट बढ़ जाएगी और उस बढ़ी हुई कॉस्ट पे फिर आप डेप लगाओगे। समझ में यही करोगे ना? तो नॉट अलाउड लिखो यहाँ पे पहले तो। नॉट अलाउड लिखो और फिर ऐसे ब्रैकेट करके नीचे लिख लेना इसके कि add to the cost of asset। टैक्स की मॉड्यूल है किसी के पास? नहीं, कृष्णकांत के बारे में हमेशा लेकर आता है, लाते तो मुझे एक मिनट। तुम लोग की टैक्स की मॉड्यूल इतनी मोटी थी क्या? तो जीएसटी की अलग होगी ना, ये पूरा इनकम टैक्स है क्या इसमें? हाँ, इसमें सारे हेड्स है, सारे heads। ठीक है, तुम लोग ने इस टाइम बहुत अच्छी मॉड्यूल बना दी है, पता है, खुश रहना चाहिए तुम लोगों को। हाँ, पुरानी कभी किसी के पास, मेरे पास तो रखी थी तो फेंक दी पहले ही। अरे बहुत बेकार मॉड्यूल थी, ऐसे बिल्कुल मोटी मोटी, इतनी मोटी मोटी मॉड्यूल भेजते थे और पूरा काले से लिखा हुआ। इसमें तो तुम लोगों को काले से लिखा हुआ है, पर फिर भी चार्ट्स वगैरह इंक्लूड किए, क्वेश्चंस इंक्लूड किए। वो तो सिर्फ पैराग्राफ 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 लिखे होते थे यार, कैसे पढ़े इंसान? कोई हाथ भी नहीं लगाता था मॉड्यूल पहले। फिर इंस्टीट्यूट को लगा कि वेस्ट जा रहा है पूरा रिसोर्सेज, तो उन्होंने सोचा कि नहीं यार, मॉड्यूल को चेंज किया जाए। और मॉड्यूल का इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए तो आधा पेपर मॉड्यूल से दे देते हैं वो लोग। फाउंडेशन में तो होता ही था मॉड्यूल की कितनी इंपॉर्टेंट, मॉड्यूल से एडिटिव भी उठ के आए क्वेश्चन, बोलते ही थे कि मॉड्यूल अच्छे से करो।
एक चीज वेरीफाई करनी है बस। हाँ, टैक्सेस में कुछ नहीं लिखा है, मतलब ऐसा नहीं लिखा है कि अप्रूवल और कैश बेसिस में लिखा है, बस लिखा है कि अलाउड है। ठीक है, कभी कभी खोल के देखा करो मॉड्यूल, रीड करते हो। जो अपन दो दो लाइन में खत्म कर देते हैं वो उसमें कहानी लिखी हुई होती है। अच्छा, अच्छा लगता है रीड करने में, कभी कभी किया करो। फिर तुम लोग वो रीड करने के बाद ये पढ़ोगे तो तुम लोग को और अच्छा लगेगा ना। ठीक है, हाँ, एक्चुअली समराइज फॉर्म में कोई भी चीज अच्छी रहती है। चलो, ये हो गया। सेक्शन 31 हेडिंग डालो, सेक्शन 31। उसमें लिखो, हेडिंग में लिखो, इंश्योरेंस एंड रिपेयर ऑफ, इंश्योरेंस एंड रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ऊपर अपन ने 30 में किसकी बात करी? बिल्डिंग की। और 31 बात करता है प्लांट मशीनरी ऑब्लिक फर्नीचर, प्लांट मशीनरी ऑब्लिक फर्नीचर। अच्छा, यहाँ पर अपन रेंट की बात भी कर लेते हैं, रेंट की बात वैसे बात की है उसने 37 में, तो यहाँ पर साथ में ही कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा वही सेम चार्ट बनाओ ऐसे, ओनर टेनेंट लिखो, रेंट लिखो, इंश्योरेंस लिखो, रेवेन्यू रिपेयर, कैपिटल रिपेयर, 4 कॉलम्स बनाओ। ओनर लिखो, टेनेंट लिखो, रेंट, इंश्योरेंस, 2 तरीके की रिपेयर, रेवेन्यू रिपेयर और कैपिटल रिपेयर। अब यहाँ थोड़ा सा अलग है बेटा, ओनर को भी रेंट अलाउड है। ठीक है, ओनर को भी रेंट अलाउड है। ठीक है, मतलब वो एक रीजनेबल रेंट का अमाउंट बुक खर्चे की तरह कर सकता है। ठीक है, लिखो, ओनर में भी अलाउड लिखो, टेनेंट में भी अलाउड लिखो। एज पर सेक्शन 37 लिख लेना, ये 31 की बात नहीं है रेंट की, रेंट वाली जो बात है वो एज पर 37 है। ठीक है, 37 में आएंगे तो फिर से डिस्कस कर लेंगे। इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस तो ऊपर भी अलाउड था, बिल्डिंग के केस में भी, यहाँ पर भी अलाउड है, दोनों में अलाउड अलाउड लिख दो। रेवेन्यू रिपेयर भी क्या होगा? अलाउड होगा, चाहे ओनर हो चाहे टेनेंट हो। और कैपिटल रिपेयर अलाउड नहीं होगा। ठीक है, कैपिटल अलाउड, कैपिटल रिपेयर में हाँ, नॉट अलाउड लिखकर नीचे लिख दो एड टू द कॉस्ट ऑफ असेट। Don't listen to the voice inside your, इसके नीचे नोट डालेंगे बेटा। एक तो बहुत कॉमन सेंस वाला पॉइंट है, ये खर्चा कब अलाउ होना चाहिए? जब बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर किस पर्पस के लिए यूज हो रहा हो। पीजीपीपी हेड में अलाउ कर रहे हो तो कौन से पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए ये चीजें? तो कॉमन सेंस है ना। तो लिख लो नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 लिखो, एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 30 एंड 31
expenses under section 30 and 31 allowed only if assets used for business or profession purpose. Allowed only if assets used for business or profession purpose. अब एक सवाल बेटा, ये जो कैपिटल रिपेयर की अपन ने यहाँ पर बात करी, अगर ओनर है तो कैपिटल रिपेयर का क्या बताया तुम लोगों ने ट्रीटमेंट? मुझे अलाउ नहीं होगा और क्या होगा? कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। कॉस्ट तो ओनर की बुक्स में ही होगी ना। बिल्डिंग किसकी है? ओनर की है ना। मशीनरी किसकी है? ओनर की। तो उसकी कॉस्ट में तो ऐड हो जाएगा और उसको डिप्रिसिएशन अलाउ है, तो वो तो चलो सही है। पर बेटा टेनेंट के पास तो बिल्डिंग ही नहीं है ना। टेनेंट की बुक्स में एसेट दिख रहा है क्या? बिल्डिंग टेनेंट की बुक्स में प्लांट एंड मशीनरी एसेट दिख रहा है, तो फिर ये कैसे होगा? टेनेंट के को अगर कैपिटल रिपेयर करवानी पड़े तो वो अपने एसेट की कॉस्ट में ऐड कैसे करेगा? उसके पास फैसिलिटी क्या करेगा? ट्रांसफर निकाल। जो अमाउंट है कैपिटल रिपेयर का, उसी को क्या बना लोगे? असेट बना लोगे और उसी पर क्या लगा दोगे? समझ में आया? ठीक है, तो इसी का नोट लिख लो, नोट नंबर 2 लिखो। कैपिटल रिपेयर, कैपिटल रिपेयर incurred by tenant, capital repair incurred by tenant is treated as deemed building. ठीक है, या असेट, हाँ ब्रैकेट में कोई भी असेट लिख दो। एंड डेप्रिसिएशन अलाउड टू टेनेंट, एंड डेप्रिसिएशन अलाउड टू टेनेंट। ठीक है, समझ गए हो यहाँ तक? चलो अब नेक्स्ट जो सेक्शन चालू होगा ना बेटा, वो खत्म ही नहीं होगा। नेक्स्ट हाँ, वो 2-3 दिन में खत्म होता। ठीक है, डेप्रिसिएशन है ना। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर डेप्रिसिएशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग को पॉज कर लेते हैं। चलो डालो सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन। चलो देखा, डेप्रिसिएशन है ना। देखो बीजीबीपी का कोई भी क्वेश्चन आए, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके कंडीशंस लिखो। कंडीशंस, कंडीशंस हेडिंग डाल के नीचे लिखो डेप्रिसिएशन is allowed if, depreciation is allowed if two conditions are satisfied.
फर्स्ट कंडीशन लिखो, asset should be owned by assessee. Asset should be owned by assessee. ब्रैकेट में लिखो wholly और partly. Asset should be owned by the assessee wholly और partly. मतलब अगर आप ओनर हो तभी आपको डेप्रिसिएशन का खर्चा अलाउ होगा, मतलब ओनर को ही अलाउ होगा, ठीक है। सेकंड वही है कि भाई असेट यूज होना चाहिए फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, तभी डेप्रिसिएशन का खर्चा अलाउ करेंगे, है ना। तो लिखो असेट शुड बी यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, असेट शुड बी यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन पर्पस। ब्रैकेट में लिखो एक्टिव ऑब्लिक पैसिव, asset should be used for business or profession purpose, ब्रैकेट में एक्टिव ऑब्लिक पैसिव। एक्टिवली यूज हो रहा है मतलब रोज यूज हो ही रहा है, पैसिव मतलब रखा हुआ है, जब जरूरत पड़ेगी तब यूज करेंगे। जैसे कि इन्वर्टर, लाइट जाएगी तो यूज करेंगे, अब लाइट ही नहीं गई पूरे साल, पर रखा तो हुआ था ना कि लाइट जाएगी तो यूज हो जाएगा, है ना। वो कूलर रखा है, एसी लगने के बाद यूज नहीं हुआ कभी, बट कभी रूम का एसी खराब हो जाए तो यूज करना पड़ेगा ना उसको, पैसिवली यूज हो रहा है। समझ में क्या, तो नहीं यूज करेंगे, पर रेडी तो रखा हुआ था ना यूज करने के लिए, ठीक है। समझ गए, चलो नोट डालो, 2-3 नोट्स डालेंगे। बेनिफिशियल ओनर का मतलब समझते हो, क्या होता है बेनिफिशियल ओनर? बेनिफिशियल ओनर मतलब, हाँ, रिकॉर्ड में कोई और ओनर है, मतलब नाम किसी और का है उस असेट पे, बट एक्चुअली वो किसी और के बेनिफिट के लिए ही क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, ठीक है। तो बेनिफिशियल ओनर को भी डेप्रिसिएशन अलाउड होता है, समझ में आया, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखो, डेप्रिसिएशन इज अलाउड इफ, depreciation is allowed if assessee is a beneficial owner. ये क्लियर है? अच्छा मुझे बताओ, हायर परचेज का सिस्टम तुम लोगों को पता है? हायर परचेज पढ़ लिया है तुम लोगों ने अकाउंट्स में शायद, पढ़ा? हायर परचेज का सिस्टम बताओ कैसे चलता है। पोजेशन मिल गया, तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मैं पहले दिन से ही ओनर हूँ, बस नाम में मेरा नहीं है उस असेट पे, समझ में आया। मैं ओनर तो पहले दिन से ही बन गई ना, बट मेरे नाम पर कब होगा, तो डेप्रिसिएशन तो मुझे पहले ही साल से अलाउ होना चाहिए, समझ में आया, ठीक है। तो लिखो, इन केस ऑफ हायर परचेज, in case of higher purchase, assessee gets ownership only. In case of higher purchase, assessee gets ownership only after payment of last installment. Assessee gets ownership only after payment of last installment, but he can claim depreciation from beginning. He can claim depreciation from beginning. चलो अब ये समझो, लीज पर अपन असेट्स लेते हैं, 10 साल के लीज, 20 साल के लीज, ठीक है। लेसर का असेट है, ठीक है, और लेसर ने ये
लेसी को दिया, ठीक है, मान लो 10 इयर्स की लीज पे, यूज कौन कर रहा है? लेसी, ठीक है, पर डेप्रिसिएशन किसको मिलना चाहिए? डेप्रिसिएशन का खर्चा किसको अलाउ होना चाहिए? इसका असेट है, तो असेट किसका है? लेसर, ठीक है, लिखो इन केस ऑफ लीज, in case of lease, depreciation is always claimed by lessor. Depreciation is always claimed by lessor. ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि मान लो दो डेट्स हो सकती हैं कि मैंने असेट खरीदा, असेट को रेडी टू यूज बना दिया, क्या बना दिया? पर उसको पुट टू यूज बाद में किया, तो डेप्रिसिएशन मिलेगा यहां से, पुट टू यूज से। वो पैसिव असेट्स के लिए नहीं है ये वाला पॉइंट, ठीक है, पैसिव असेट्स तो पुट टू यूज होते ही नहीं है ना, एक्टिव असेट्स के लिए, ठीक है। देखो, डेप्रिसिएशन इज अलाउड फ्रॉम द डेट, depreciation is allowed from the date on which asset is actually put to use. देखो पैसिव एसेट्स का तो ऐसा है ना कि अगर वो रेडी रख दी है हमने तो वो पुट टू यूज हो गए, मतलब, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन इज अलाउड फ्रॉम द डेट ऑन विच द असेट इज एक्चुअली पुट टू यूज एंड नॉट फ्रॉम रेडी टू यूज। चलो नेक्स्ट हेडिंग इसी के अंदर डालो, क्लास ऑफ असेट। देखो अभी तो अपन ने सिर्फ ऊपर ऊपर से बातें की हैं, अभी डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, कौन से असेट पे कितना लगेगा, वो सब बातें होंगी, कैलकुलेशन कैसे होगा वो सब। तो पहले अपन ने कंडीशंस पढ़ ली, अब सेकंड में लिखो क्लास ऑफ असेट्स। इनकम टैक्स में ना 4 कैटेगरीज ऑफ असेट्स बना दिए हैं बेटा, ठीक है, 4 कैटेगरीज ऑफ असेट्स बना दिए, ठीक है, 4 क्लासेस ऑफ असेट्स अपन बोलते हैं इसको। और इस क्लास ऑफ असेट को बनाने के पीछे भी सिग्निफिकेंस है, इसका यूज होगा, ठीक है। पहले 4 क्लासेस कौन कौन सी है वो देखो। सबसे पहली क्लास है बिल्डिंग, बिल्डिंग के नीचे लिख देना क्लास 1। बिल्डिंग के अंदर वो सब आ जाएगा बेटा जिसमें 4 दीवारें खड़ी हुई हैं। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा था ना, 4 दीवार खड़ी हुई है तो वो क्या है? बिल्डिंग है, ठीक है। अब वो चाहे कुछ भी हो, फैक्ट्री हो, मंदिर हो, घर हो, कुछ भी हो, ठीक है। छोटा सा ऐसे बना दिया हमने टपरा, हाँ मतलब 4 दीवारें खड़ी कर दी ऊपर से। और ये टैक्स तो पढ़ रही है लड़की, पूरा ध्यान इसका हमेशा यही होता है, अभी से पढ़ ले तो इंटर, ठीक है। सेकंड में लिखो फर्नीचर, फर्नीचर लिखो क्लास 2। जो भी फर्नीचर टाइप का दिखता है वो सब फर्नीचर है, ठीक है। हाँ, ठीक है, टेबल पोडियम है ना, फिटिंग्स भी, फिटिंग्स भी फर्नीचर के अंदर ही कवर होती है, ठीक है ना। इसके बाद लिखो प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी के अंदर क्या क्या आएगा उसकी लिस्ट अभी मैं नोट में लिखवा देती हूँ। प्लांट एंड मशीनरी में बहुत कुछ आ जाता है बेटा,
प्लांट एंड मशीनरी अभी लिस्ट लिखते हैं अपन, ठीक है। इसमें शिप्स एयरक्राफ्ट तक आ जाते हैं, मशीनरी है। व्हीकल आ जाता है, सर्जिकल इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। बुक्स तक आ जाती है प्लांट एंड मशीनरी में, बुक्स भी इसी कैटेगरी के हैं, ठीक है? और लास्ट कैटेगरी लिखो इनटैंजिबल असेट्स, intangible assets except goodwill। इसको लिख लेना क्लास 4। ये 4 क्लासेस ऑफ असेट्स हो गए बेटा, ठीक है। नोट लिखो पहले तो, मशीनरी में क्या आता है, इंटेंजिबल असेट्स में क्या क्या आता है वो सब लिखे, ठीक है। फिर मैं तुम लोग को सिग्निफिकेंस समझाती हूँ। नोट लिखो, intangible assets include know-how, patent, copyright, trademark, etc. Copyright, trademark, etc. But other than goodwill of business or profession. But other than goodwill or profession. हाँ बेटा, गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन की अपन गुडविल को कंसीडर नहीं करेंगे इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। स्टार बना के लिख लो। गुडविल ऑन sorry, depreciation on goodwill is not allowed. Depreciation on goodwill is not allowed from previous year 2021, है ना, इसीलिए गुडविल को अपन ने एक्सक्लूड किया हुआ है। हाँ 20/21। सेकेंड नोट डालो, प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड्स, प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड्स। अब इसके अंदर क्या क्या आता है देखो, इसके अंदर आएगा शिप्स, प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड्स शिप्स, एयरक्राफ्ट, व्हीकल, शिप्स एयरक्राफ्ट व्हीकल, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, एयरक्राफ्ट व्हीकल, surgical equipments, books used for business, books used for business, and profession, and profession, but does not include, प्लांट एंड मशीनरी में लाइफ स्टॉक नहीं लेते बेटा, और थोड़ा सा फनी सा है ये, पर टी बुशेस भी नहीं लेते। अब टी बुशेस में कुछ भी लेना देना था नहीं, बट एक्चुअली क्या हुआ था, एक केस हुआ था, तो जिसमें टी बुशेस पर किसी ने डेप्रिसिएशन क्लेम कर दिया था प्लांट एंड मशीनरी की तरह। तब से लॉ कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, टी बुशेस प्लांट एंड मशीनरी नहीं है। अरे टी बुशेस जो झाड़ियां होती, मतलब टी की खेती होती है ना,
तो बुशेस किसको कहते हैं? वो छोटा प्लांट होता है उसको बुश बोलते हैं ना अपन। तो वो टी के बुशेस ही होते हैं जिसमें से ताजी ताजी पत्तियां तोड़ ली जाती है। तो टी बुशेस भी प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, ठीक है। और लाइफ स्टॉक तो है भी नहीं। लाइफ स्टॉक के लिए एक अलग से सेक्शन है, वो अपन देखेंगे आगे जाकर। बट डज नॉट इंक्लूड लाइफ स्टॉक एंड टी बुशेस, ठीक है। अब ये जो क्लास ऑफ असेट्स हम बनाए इसको हम यूज करेंगे। एक्चुअली क्या है, डेप्रिसिएशन थोड़ा अलग टाइप से लगता है इनकम टैक्स में। ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम समझाऊंगी आगे जाकर। ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम में क्या होता है कि हम ना ब्लॉक बना लेते हैं असेट्स की। जैसे बिल्डिंग का एक ब्लॉक हो गया। अब ब्लॉक मतलब एक डब्बा। अब इस डब्बे में जो भी बिल्डिंग जाएगी वो इस डब्बे का पार्ट हो गई। अलग अलग बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा है, उस पूरे ब्लॉक पर, उस पूरे डब्बे पे डेप्रिसिएशन लगता है। समझ में आया? ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो हम 4 ब्लॉक्स अलग अलग बनाते हैं, एक बिल्डिंग का अलग बनाते हैं, एक फर्नीचर का अलग बनाते हैं, प्लांट एंड मशीनरी का अलग बनाते हैं, इंटेंजिबल एसेट का अलग बनाते हैं। तो ब्लॉक्स बनते हैं, ठीक है। और उसके हिसाब से ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। तो वो सीखेंगे। पहले अपन सीखते हैं कि अपन कौन सा मेथड यूज करेंगे, है ना। 2 मेथड्स तुम लोगों ने पढ़े होंगे, एसएलएम और डब्ल्यूडीबी। तो हम इनकम टैक्स में डब्ल्यूडीबी ही यूज करते हैं। सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस ऐसा है जिसमें एसएलएम अलाउ हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ द बिजनेस, और वो है पावर जनरेशन का बिजनेस। उसको ऑप्शन है कि वो एसएलएम भी यूज कर सकता है और डब्ल्यूडीबी भी, वरना बाकी सब क्या यूज करेंगे? डब्ल्यूडीबी ही यूज करेंगे, ठीक है। तो क्लास ऑफ असेट्स लिख लिया ना। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। हाँ, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। एक्चुअली उनको भी इसीलिए अलाउ किया है क्योंकि वो खंबे जो रहते हैं, मतलब मेजरली असेट तो उनका वही रहता है ना, वो खंबे जो पूरे शहर में लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो वो एसएलएम बहुत हैवी कॉस्ट होती है, तो वो एसएलएम से इक्वली क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। तो बेटा 2 कैटेगरीज अपन बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वाइज, बिजनेस वाइज। तो अगर बिजनेस पावर जनरेशन का है, या फिर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का है, मतलब जनरेट कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, ठीक है। मतलब पावर यूनिट है, तो उनके पास ऑप्शन है कि वो एसएलएम यूज कर सकते हैं और डब्ल्यूडीबी यूज कर सकते हैं। अदर एसएससी जितने भी होंगे बेटा, वो ऑलवेज यूज करेंगे ऑलवेज हम बेटा डब्ल्यूडीबी ही यूज करेंगे। पावर जनरेशन का क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है, ठीक है। तो मैं जो नॉर्मल क्वेश्चन आएगा उसमें तुमको डब्ल्यूडीबी लगाना पड़ेगा, ठीक है। ओपनिंग वैल्यू जो दी होगी उस पर अपन इनकम टैक्स के रेट से क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन ब्लॉक ऑफ असेट के हिसाब से, ठीक है। जून में देखो रेट्स का लिस्ट दी हुई है क्या? क्लास, वही क्लास ऑफ एसेट्स का, वही ब्लॉक ऑफ एसेट्स क्रिएट करेंगे। नहीं, 4 क्लासेस 4 ब्लॉक्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। और फिर ब्लॉक के हिसाब से ही क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। मैं देख रही हूँ कि तुम लोग के बुक में रेट्स दिए हुए थे, रेट्स का चार्ट मैं बनाऊंगी ताकि तुम लोग को याद रहे, ठीक है।
वैसे दिया भी हुआ है देखो। है ना? ये जो क्लास ऑफ एसेट्स है उसके हिसाब से अपन अलग अलग ब्लॉक्स बनाएंगे। क्लास ऑफ एसेट्स के अंदर अपन ब्लॉक्स क्रिएट करेंगे। रेट्स का चार्ट दिया हुआ है पर अपन बना भी लेते हैं। ठीक है, चलो लिखो रेट, हेडिंग डालो रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। ऐसा चार्ट बना लो अपन, यहाँ पे नाम लिखते जाएंगे असेट का और यहाँ पे रेट्स। ये रेट याद करने पड़ेंगे बेटा, कुछ कुछ तो याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं मिलेगा तुम लोग को लिखा हुआ, याद ही रखना पड़ेगा। चलो तो सबसे पहले अपनी क्लास थी बिल्डिंग की। बिल्डिंग के अंदर 3 ब्लॉक्स बन सकते हैं। ठीक है, बिल्डिंग 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकती है, तो 3 ब्लॉक्स बन सकते हैं। ठीक है, रेट के हिसाब से ब्लॉक्स बनते हैं, मतलब सेम रेट वाले असेट्स को सेम ब्लॉक में डालते जाते हैं, सेम डब्बे में डालते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 रेट्स हैं बिल्डिंग की। ठीक है, पहला रेसिडेंशियल बिल्डिंग अगर है, अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है जिसमें लोग रहते हैं तो रेट उसका बेटा 5% है। दूसरा, अगर अदर बिल्डिंग होगी मतलब कमर्शियल, रेसिडेंशियल के अलावा क्या बची, कमर्शियल, कमर्शियल, तो उसका रेट 10% है ना। ज्यादातर कमर्शियल का ही क्वेश्चन आता है, तो 10% ज्यादातर यूज होता है रेट। ठीक है ना, अपन इसको स्टार भी लगाते जाते हैं, जो जो तुमको बिल्कुल भूलना ही नहीं है। सारे याद रख पाओगे तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, पर होता नहीं है कभी कभी। और थर्ड लिखो टेम्पररी बिल्डिंग। कभी कभी कोई साइट पर काम चल रहा होता है बेटा, काम खत्म हो जाएगा तो वहां पर एम्प्लॉयज को रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। सिविल इंजीनियर्स होते हैं साइट पर ही जाकर रहते हैं महीनों तक, तो उनके लिए टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है। ठीक है, जो कि खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है, डिमोलिश कर दिया जाएगा आफ्टर कंस्ट्रक्शन। तो टेम्परेरी बिल्डिंग है तो उस पर आप 40% का डेप्रिसिएशन लगाओगे। ठीक है, कितना लगाओगे, 40%। तो बिल्डिंग के अंदर कितने ब्लॉक्स बन गए, 3 ब्लॉक्स बन गए। ठीक है, रेट के हिसाब से आप उसको डब्बे में डालो। ठीक है, सेकेंड क्लास का अपन लिखते हैं फर्नीचर। फर्नीचर के अंदर सिर्फ एक ही ब्लॉक है, अलग अलग ब्लॉक नहीं है। फर्नीचर कोई भी हो उस पर 10% का टैक्स लगेगा, इसको भी स्टार मार्क करो, इसको भी भूलना नहीं है। ठीक है, अब बेटा थर्ड कैटेगरी अपन बनाते हैं प्लांट एंड मशीनरी की। इसमें बहुत सारी चीजें, प्लांट एंड मशीनरी, इसके अंदर 1 2 3 4 करके लिखते जाएंगे। सबसे पहले लिख लो मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल, ठीक है,
बेटा इसमें ना एक्चुअली बीच बीच में रेट चेंज हुआ है, तो नॉर्मली अपन याद रखेंगे मोटर व्हीकल पे 15% का डिप लगता है। नॉर्मली कितना लगता है? 15%। पर अगर अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज है बिटवीन 23/08/19 टू 31st March 20, तो 30% लगाएंगे। ये अलग से याद है, 15% नॉर्मल याद रख लेना। बी कैटेगरी बनाओ। रनिंग ऑन हायर, तुम हायर में लेकर नहीं कर रहे हो, तुम्हारी जो व्हीकल है तुम उसको हायर पे रन करते हो। हायर पे रन करते हो क्या मतलब क्या है? कैब है तुम्हारी और तुम उसको किराए पर ही चढ़ा देते हो, समझना है? तो मतलब दूसरे उसको रन कर रहे हैं ना, समझ गए क्या? अब मुझे बताओ, नॉर्मली तुम अपने यूज के लिए जो व्हीकल रन करते हो तो वो कम यूज होती है, अच्छे से यूज होती है। पर जब तुम उसको किराए पे चढ़ाते हो तो वो ज्यादा रफली यूज होती है ना। ट्रैवलिंग और एजेंसीज होती हैं, उनकी कारें होती हैं, आपको कहीं जाना है तो आप उनसे कार बुक कर लो और चले जाओ, तो वो लंबे लंबे रूट्स पर ही जाती हैं, शॉर्ट रूट्स पे तो जाते ही नहीं है। ठीक है, तो वो व्हीकल ज्यादा यूज हो रही है तो उस पर डब भी क्या लगना चाहिए? ज्यादा लगना चाहिए ना, तो उस पे 30% का रेट है। पर अगेन ये 23/8/19 से लेके 31st March 20 तक की अगर है तो उस पर ज्यादा रेट हो जाएगा। acquired and put to use between 23/08/19 to 31st March 20, 45% का रेट है। ठीक है, फिर लिखो शिप्स। शिप्स पे बेटा 20% एप्रिसिएशन रेट है। थर्ड लिखो एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट पे 40% रेट है। जो जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए उनको स्टार मार्क करवा दूंगी, ठीक है? जैसे कि ये जो नेक्स्ट वाला लिख रहे हैं अपन, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और इसमें ब्रैकेट में प्रिंटर भी लिख लेना, और आईपैड भी लिख लेना। इसमें रेट लिखो 40% और इसको स्टार बना लो। कंप्यूटर की लाइफ कम ही मानी जाती है इसीलिए रेट ज्यादा है, ठीक है? इसके बाद फिफ्थ इसमें लिखना बुक्स। बुक्स पर 40% रेट है, ठीक है? बुक्स को भी स्टार बना लो। सिक्स लिखो पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट।
पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे भी 40% है। बहुत सारी कंपनियां आजकल पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स लगाने लग गई हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर। ठीक है, तो उस पे वो 40% का क्या लगाएंगी, टेप लगाएंगी। ठीक है, इसके बाद सेवेंथ लिखो। तुम लोगों को पता है विंड मिल क्या होती है? गांव वगैरह में लगी होती है ना। शहर में तो हवा आती नहीं है बेटा। विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, पढ़ा होगा ना बचपन में तुम लोगों ने। वो एक मूवी थी, उसमें ना बड़ी बड़ी विंड मिल्स दिखाई थी। ये बहुत फेमस मूवी थी यार, करण अर्जुन। देखी नहीं है? उसमें वो विंड मिल्स दिखाते हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी होती है, ऐसे पूरा पंखा लगा हुआ होता है। हाँ, मूवी पूरी देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आगे करके उतना पार्ट देख लेना। विंड मिल एंड इक्विपमेंट्स। विंड मिल और इक्विपमेंट्स पे रेट चेंज हुआ है। तो अगर इंस्टॉल्ड बिफोर 1414 है तो बेटा 15% लगाएंगे। और अगर इंस्टॉल्ड ऑन और आफ्टर 1414 है तो 40% लगाएंगे। नेक्स्ट लिखो ऑयल वेल्स, तेल के कुएं। प्लांट एंड मशीनरी की कैटेगरी में उसको डाला गया है। ठीक है, 15%। और लिखो अदर प्लांट एंड मशीनरी। जैसे कि एसी और मोबाइल फोन्स, आईपैड कंप्यूटर की कैटेगरी में जाना। 15%। ये जो अदर प्लांट एंड मशीनरी इसमें भी स्टार लगा लो। हम्म। अच्छा, इंटेंजिबल असेट भी तो लिखवाना है मुझे तुमको। नहीं, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के साथ ही कैटेगराइज किया है। इंटेंजिबल असेट छूट गया ना। अभी अपना प्लांट एंड मशीनरी। फोर्थ लिखो पॉइंट यहाँ पर ऐसे, इंटेंजिबल असेट 25%। और उसमें भी स्टार लगा लेना। क्लियर है? हाँ, चलो इतना तो सिंपल सिंपल है, डेप्रिसिएशन सिंपल ही है, बस बड़ा है। ठीक है ना, रेट समझ लिए। अब लिखो नेक्स्ट, जैसे अपन ने ये हेडिंग डाली थी रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, अभी हेडिंग डालो सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन। सिस्टम।
बेटा सिस्टम डिपेंड करता है मेथड पे। अगर एसएलएम यूज हो रहा है, एसएलएम तो एक ही पावर यूनिट से यूज कर सकते हैं ना, पावर यूनिट से एसएलएम यूज कर सकते हैं और तो कोई और यूज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ना इंडिविजुअल असेट सिस्टम फॉलो होगा, मतलब एक अलग अलग असेट पे क्या लगाएंगे, डेप लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि तुम लोगों ने अकाउंट्स में किया है, अलग अलग असेट पे अलग अलग डेप लगाते थे ना। ठीक है, पर अगर WDV यूज हो रहा है तो सिस्टम यूज होता है ब्लॉक ऑफ असेट। अब ये ब्लॉक क्या होता है, मैंने बोला ब्लॉक एक डब्बा होता है जिसपे तुम असेट्स पुट करते जाते हो, और एक ही डब्बे के अंदर तुम कौन कौन से असेट्स पुट करोगे जिनका सेम रेट है और सेम क्लास है। सेम रेट और सेम क्लास वाले असेट एक डब्बे के अंदर डाल देंगे, और अलग अलग असेट्स पे डेप नहीं लगाएंगे, उस पूरे डब्बे पे डेप लगता है। समझ में आया? ठीक है, तो लिखो पहले ब्लॉक ऑफ असेट का मतलब लिखो। ब्लॉक ऑफ असेट मीन्स, block of asset means group of assets, group of assets having same rate of depreciation, same rate of depreciation of same class of asset, and same class of asset लिख लो, and same class of asset। क्लासेस 4 है, सेम क्लास और सेम रेट का अगर डेप असेट होगा तो वो एक डब्बे के अंदर डाल देंगे। ठीक है, ऐसे अपन डब्बे क्रिएट करेंगे, ब्लॉक्स क्रिएट करेंगे। ठीक है ना, और डेप किस पे लगाएंगे, इस पूरे ब्लॉक पे लगाएंगे। अब मान लो कोई असेट बचे हुए पर ब्लॉक की वैल्यू खत्म हो गई, ज्यादा पे सेल कर दिया। ठीक है, क्या होता है, जो इतना ब्लॉक है, कोई असेट उसमें से एक असेट बिका, तो जितने में बिका वो ब्लॉक में से माइनस हो जाता है। ठीक है, अब मान लो ज्यादा में बिक गया, पूरे ब्लॉक की वैल्यू में से ज्यादा में बिक गया, तो वो ब्लॉक ही खत्म हो जाएगा। समझ में आया? तो भले असेट हमारे पास बचे हुए यूज हो रहे हैं, पर वो ब्लॉक की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0, तो हम उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। अब कोई नया असेट आएगा, खरीदेंगे तो वो ब्लॉक फिर से क्रिएट होगा। ठीक है, समझ में? ब्लॉक ऐसे चलता है कि ये डब्बा है, अब मान लो ये डब्बे की वैल्यू ही नील हो गई। ठीक है, तो उस पे भले असेट्स अभी भी है, पर डब्बे की वैल्यू नील हो गई है, तो उस पर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। ठीक है, समझ में? और ब्लॉक कैसे बनाते हैं उसका एक एग्जाम्पल करते हैं अपन सॉल्व। ठीक है, लिखो एग्जाम्पल करो। मैं तुम लोग को असेट्स की लिस्ट दे रही हूँ, अपन ब्लॉक्स बनाएंगे। ठीक है, एक बिल्डिंग है हमारे पास 10% डेप्रिसिएशन वाली, 5 लाख की। एक फर्नीचर है हमारे पास, 10% ही है फर्नीचर पे तो रेट, बेटा 2 लाख का है ये फर्नीचर। देखो पेटेंट है हमारे पास 25% वाला, 30,000 का है। कार है, कार नॉर्मल कार है, 15% के रेट की, 2 लाख की है। फिफ्थ, बुक्स है 40% वाले, 40,000 की बुक्स है। और हमारे पास
प्लांट एंड मशीनरी है 15% वाली, 40,000 की है। सेवेंथ हमारे पास कंप्यूटर है 40% वाला, 60,000 का। एट्थ हमारे पास पोल्यूशन कंट्रोल, इक्विपमेंट है 40% वाला। और प्लांट एंड मशीनरी है 15% वाली, 50,000 की। और एक और प्लांट एंड मशीनरी है 15% वाली, 15% की। हाँ, अदर प्लांट 15% में, अदर प्लांट। अब देखो कितने ब्लॉक्स बनेंगे। मैं यहाँ पे मार्क करती हूँ, फिर अपन लिखेंगे इसको, ठीक है। बनाओ चलो। सबसे पहला ब्लॉक बिल्डिंग का बनाते हैं। बिल्डिंग में एक ये आ गया, ये ब्लॉक नंबर 1 बोल देती हूँ मैं इसको। और कोई चीज बिल्डिंग के ब्लॉक में आएगी? नहीं, ठीक है, एक ब्लॉक बिल्डिंग का बन गया, ठीक है। सेकेंड अपन बनाते हैं फर्नीचर का ब्लॉक। फर्नीचर में ये एक आ गया, सेकेंड ब्लॉक बन गया अपना। कोई और चीज बिल्डिंग फर्नीचर में आई? ठीक है। थर्ड अपन बनाते हैं इनटैंजिबल असेट का ब्लॉक। 25% में कुछ और आ रहा है? नहीं आ रहा, ठीक है। ये क्लियर है? अब अपन बनाते हैं फोर्थ ब्लॉक, प्लांट एंड मशीनरी 15% वाली। सेम रेट सेम क्लास को एक कैटेगरी में डाल दो, ठीक है। तो ये भी चला जाएगा फोर्थ ब्लॉक में, ये भी चला जाएगा फोर्थ ब्लॉक में, और ये भी चला जाएगा फोर्थ ब्लॉक में। तो टोटल करो जरा, फोर्थ ब्लॉक में कितना पैसा आ गया? 3,50,000 का असेट है फोर्थ ब्लॉक में। ये सारे असेट एक ही डब्बे के अंदर डाल दिए हमने, समझ में आया? अब इन सबको अलग अलग असेट ट्रीट ही नहीं करेंगे, इनको एक ट्रीट करेंगे। और अपन ने फिफ्थ ब्लॉक बनाना है बुक्स का, 40% का। अगेन क्लास कौन सी है? प्लांट एंड मशीनरी। तो बुक प्लांट एंड मशीनरी में आता है, कंप्यूटर भी प्लांट एंड मशीनरी में आता है। 40% सेम रेट एक ब्लॉक में डल सकता है। पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट भी प्लांट एंड मशीनरी में आता है, ये भी इसी ब्लॉक में डल सकता है। तो फिफ्थ ब्लॉक में 3 असेट्स हमने डाल दिए, ठीक है। फिफ्थ के डब्बे में हमने 3 असेट्स डाल दिए। तो हमने कितने ब्लॉक्स बनाए बेटा? तो ब्लॉक 1 किसका बना? बिल्डिंग का, इस पे हम लगाएंगे कितना डेप? 5 लाख। ब्लॉक 2 बना फर्नीचर का, इस पे हम कितने परसेंट का डेप लगाएंगे? 10%। ये कितने का है? 2 लाख का ब्लॉक है। ब्लॉक 3 हमने बनाया इनटैंजिबल असेट्स का, उस पे हम लगाएंगे 25% का डेप। वो उसकी वैल्यू कितनी है? 30,000, 30,000, ठीक है। ब्लॉक 4 बनाया हमने प्लांट एंड मशीनरी का @15% वाला, और इसकी वैल्यू तुम लोगों ने मुझे निकाल के होता है 3,50,000। और ब्लॉक 5 हमने बनाया अगेन प्लांट एंड मशीनरी का ही, क्योंकि नाम तो हम क्लास के ऊपर ही रखेंगे।
क्योंकि हम अलग अलग एसेट का नाम नहीं लिख सकते ना। ब्लॉक का नाम प्लांट एंड मशीनरी है, पर 40% वाला। और इसकी वैल्यू कितनी बताई तुम लोगों ने मुझे? समझ में आया ब्लॉक्स कैसे बनते हैं? सेम रेट सेम क्लास देखेंगे अपन, ठीक है। चलो अपन आज यहीं रुकते हैं। कल अपन सीखेंगे डेप्रिसिएशन निकालने का पूरा कंप्यूटेशन। कल अंधा मैम का टेस्ट है, तो कल भी अपन लंबी क्लास लगा ले, फिर टेस्ट दे देना तुम लोग। तो तुम मूवी नहीं देखना चाहिए। मैं गंदा वो बना लेती है। ठीक है, तो कल भी लंबी क्लास लगा लेते, तो हो सकता है डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक ही खत्म कर दे फिर अपन। नहीं